चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और उसमें पहला यूनिट है आपका स्थिर वैद्युतिकी। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, स्थिर वैद्युतिकी मतलब इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो आवेश होता है, अभी आवेश की चर्चा बाद में की जाएगी, पहले ये समझ लीजिए कि जो आवेश होता है वो स्थिर रहता है। आवेश क्या रहता है? स्थिर। बहुत ही आराम समझिएगा, जो आवेश होता है वो कैसा रहता है? स्थिर रहता है। मतलब अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? स्थिर। स्थिर रहेगा तो उस चार्ज के स्थिर रहने के कारण यहाँ पर हम लोग 4 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट है। वो यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला चैप्टर जो है वो कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। दूसरा जो चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। तीसरा जो चैप्टर है गाउस का प्रमेय। और जो चौथा चैप्टर है वो आपका है वैद्युत धारिता। तो देखिए, कम से कम ये इतने 4 चैप्टर आपके कम से कम बोर्ड के हिसाब से 8 नंबर के आते हैं। तो बहुत ईजी होते हैं, इनको पाना बहुत ही आसान होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करने चल रहे हैं वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो आज हम लोग ऐसे जनरली बात सीखेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर कैसे इसको स्थानांतरित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो देख लीजिए, आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में यही 4 चैप्टर को पढ़ना है, ठीक। और इसमें अभी शुरू से ही एकदम नोट पॉइंट बना करके इसको आप देख सकते हैं कि जो आवेश है, पहले ही आवेश वो कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा, यानी आवेश गति नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आवेश गति नहीं करेगा तो उसके अंतर्गत हमें इसी 4 चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और क्लास 12 के हिसाब से बहुत ही अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ये इस चैप्टर के बारे में सीखते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, पहले ही बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश होता क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए ये क्या है वैद्युत चार्ज? वैद्युत चार्ज क्या है? पहले एक मनगढ़ंत कहानी भी इसमें बताई गई है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई क्या है, एक कांच का एसिड, मान लीजिए कांच का टुकड़ा है जो कि ऐसे लटकाया गया हिंज है ये इस पॉइंट से, ठीक। ये क्या है? कांच का टुकड़ा, ठीक है। और इस टुकड़े को यदि हम रेशम की डोर ले लीजिए, उससे यदि इसको क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, मतलब रगड़ते हैं। रगड़ने के उपरांत हम लोग ये देखते हैं कि ये मान लीजिए क्या है आपका, ये आपका हो गया कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा। और ये क्या हो गया? रेशम की डोर, रेशम की डोर, ठीक। ये आपका हो गया कांच का टुकड़ा और ये क्या हो गया? रेशम की डोर। अगर वैसे ही जनरली अगर ये दोनों देखा जाए, ठीक, अगर इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाएं तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर इस रेशम की डोर को रेशम की डोर से इस कांच के टुकड़े को यदि हम लोग क्या कर दें, इस पर स्लाइड करें, इस पर घर्षण करें, तो हम ये देखेंगे कुछ देर के बाद कि जब हम इसको इसके समीप लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या होने लगेंगे? आकर्षित होने लगेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? आकर्षित करने लगेंगे। जब आकर्षित करने लगेंगे तो ये जो मैटर है इसमें एक प्रॉपर्टीज आ गई। वो प्रॉपर्टीज यानी एक गुण आ गया। वो गुण कौन सा है? आकर्षण का। वो गुण कौन सा है? आकर्षण का। और वहीं पर अगर मान लीजिए कि एक आपका कांच का टुकड़ा और ले लीजिए, ये हो गया, ठीक, ये कांच का टुकड़ा हो गया। और इसी कांच के टुकड़े को इस रेशम की डोर से पुनः रगड़िए और रगड़ने के पश्चात अब हम लोग क्या करें कि इस कांच के टुकड़े को और इस कांच के टुकड़े जो पहले ही रगड़ी जा चुकी है,
इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आने के बजाय एक दूसरे से क्या हटेंगी, दूर हटेंगी। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इससे यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इन दोनों के बीच बल कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण का, जबकि इन दोनों के बीच बल कैसा लग रहा है, आकर्षण का। और रगड़े जाने से पहले ये दोनों के बीच कोई बल नहीं, अगर इसको भी ना रगड़ा जाए, इसको भी नहीं रगड़ा गया हो और दोनों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तब भी कोई फोर्स नहीं कार्य करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आपस में स्लाइड करने पर कुछ ऐसा हुआ इस मटेरियल में जिसके कारण से क्या हुआ, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया। तो मैटर यानी इस पदार्थ का ये जो गुण हुआ, यानी इस पदार्थ में जो गुण उत्पन्न हुआ आकर्षण और प्रतिकर्षण का, उसी को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वैद्युत आवेश। इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वैद्युत आवेश। देखिए तो वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश द्रव्य की एक प्रकृति होती है। वैद्युत आवेश ये क्या है, द्रव्य की ही एक प्रकृति है, द्रव्य की एक प्रकृति है जिसके कारण वैद्युत आवेश क्या है, द्रव्य की ही एक गुण है, यानी द्रव्य की एक प्रकृति है जिसके कारण चुंबकीय एवं वैद्युत गुण का अनुभव या उत्पन्न किया जाता है, वही आपका क्या है, वैद्युत आवेश है। तो हमने क्या बताया कि वैद्युत आवेश द्रव्य की ही एक प्रकृति है, ठीक, और उसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय गुण या वैद्युत गुण का अनुभव करते हैं या चुंबकीय और वैद्युत गुण उत्पन्न किया जाता है, उसी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, वैद्युत आवेश नाम देते हैं। अब वैद्युत आवेश जो है हमने बताया कि द्रव्य का ही एक गुण है, तो द्रव्य और वैद्युत आवेश में अंतर क्या है, इस बात को समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए करना चाहो तो। देखिए अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं द्रव्य, ठीक, और आवेश में अंतर क्या है, ठीक। देखिए अभी हमने बताया कि अगर आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान है तो उसमें जरूरी है नहीं है कि उसमें आवेश हो। तो इसलिए द्रव्य हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, जबकि आवेश क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसको किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो आवेश है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। द्रव्य क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, पहली बात। दूसरी क्या है कि जो द्रव्य है इसका जो द्रव्यमान है वो गति पर निर्भर करता है, ठीक, वो किस पर निर्भर करता है, गति पर। यानी अगर कोई हमारे पास पिंड है वो स्थिर है तो उसका द्रव्यमान कम, और अगर गति है, गतिमान अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान अधिक होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वस्तु है वो स्थिर में है तो उसका द्रव्यमान कम, और गतिमान है तो उसका द्रव्यमान अधिक होता है। अर्थात जब गतिमान अवस्था में होता है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, m बराबर m0/1 - v² c²। इससे हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जब गतिमान होता है वस्तु तो उसका द्रव्यमान स्थिर द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर यहाँ पर हम आवेश की बात करें तो आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, उसका द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये यहां तक हम लोगों ने बात समझ लिया है। फिर से समझा देते हैं आवेश क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। आवेश हमने बताया, फिर सुन लीजिए। आवेश को हमने बताया कि आवेश है क्या, एक मनगढ़ंत कहानी है। और कहानी क्या थी, यही था कि कोई हमारे पास क्या था, कोई एक कांच की छड़ थी,
ठीक। उस कांच की छड़ को अगर रेशम की डोर, ये क्या है, रेशम की डोर है, ये क्या है, कांच की छड़, यदि इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाएं तो इसमें कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होगा। लेकिन यदि इन दोनों को रगड़ा जाए और फिर इनको एक दूसरे के समीप लाया जाए तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसी तरीके से यदि किसी और कांच के टुकड़े को इस रेशम की डोर से उसको रगड़ा जाए, रगड़ने के उपरांत यदि उस कांच के टुकड़े को इस कांच के टुकड़े के समीप लाया जाए तो उन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण हो रहा है, इसी गुण को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आवेश नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या है, द्रव्य का ही एक गुण है जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और उसके बाद उसको उत्पन्न किया जाता है या इन गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, आवेश नाम देते हैं। तो अब हमने ये कहा कि जो आवेश है उसके पास द्रव्यमान होगा, ये 100% सही है। आवेश है तो इसके पास क्या होगा, द्रव्यमान। और अगर हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें द्रव्यमान है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें क्या हो, आवेश हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और हमने बताया आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है कि आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उसके बाद अगर कोई चार्ज स्थिर अवस्था में है या गति अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो तो उसका द्रव्यमान फिक्स होता है, जबकि जो हमारे पास बॉडी होती है, कोई वस्तु होता है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान कम और अगर वो गति अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। ठीक, अब हम लोग आवेश से संबंधित कुछ और बातों को समझते हैं। कुछ आवेश के प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, उनको समझ लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, आवेश के गुण। आवेश के गुण, ठीक। आवेश के गुण में सबसे पहला गुण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक। चलिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, देखिए यहां पर कोई चार्ज आवेशित हुई, वो क्यों हुआ, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमने बताया था ये क्या था, कांच का टुकड़ा, ये क्या था, रेशम की डोर। इसमें जो परमाणु है वो उदासीन है, इसमें भी जो परमाणु है वो क्या है, उदासीन। दोनों परमाणु कैसे हैं, उदासीन है। इसके अपने परमाणु उदासीन है, इसके अपने परमाणु उदासीन है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या किए गए, स्लाइड किए गए, यानी इस पर जो है घर्षण किया गया, तो कहीं ना कहीं इसके परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, तो क्या होगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। या ऐसा कह दें कि इसमें जब इसको दोनों को रगड़ा गया तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, इस पे चले गए, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। आप किसी को मान सकते हैं, ये कोई तर्क नहीं है कि हम किसको पॉजिटिव माने किसको नेगेटिव। तो समझते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से कहाँ जाता है, रेशम की डोर पर, तो ये जो हमारा क्षण है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और जिस पर गया है ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा था, उदासीन। कैसा था, उदासीन। उदासीन का मतलब ये हुआ इसके ऊपर पहले जितना प्लस था उतना ही क्या था, माइनस। इस पर पहले ये भी कितना था, उदासीन था, इसके ऊपर जितना प्लस था उतना ही क्या था, माइनस। तो प्लस माइनस मिलकर उदासीन, प्लस माइनस मिलकर आपस में क्या कर दे, उदासीन। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को रगड़े गए तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई अर्थात ऋण आवेश की कमी, तो धन क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहाँ पर ऋण ज्यादा आ गया तो किसकी कमी हो जाएगी, धन की, ऋण की अधिकता हो जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो इस बात को थोड़ा नोट पॉइंट में समझ लीजिए, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि बस यहाँ पर आप समझ गए ना
कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव, जिस पर जाएगा वो निगेटिव। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है एग्जाम्पल में, मान लीजिए यहाँ पर पहले 10 इलेक्ट्रॉन और 10 क्या थे प्रोटॉन, यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन थे, ठीक है। दोनों कैसे थे आपस में, ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन मिलकर उदासीन, ये 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन मिलकर उदासीन, दोनों खत्म। लेकिन जब दोनों के एक दूसरे के रगड़ा गया तो हुआ क्या कि मान लीजिए यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चला गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 25, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 20। नई स्थिति पे यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए ट्रांसफर हो गए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 25। प्रोटॉन कितने रहे, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ से चले गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 5, प्रोटॉन कितने हैं 10। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 25 हो गए, प्रोटॉन कितने हैं 20, ठीक। लेकिन अगर इनको रगड़ने से पहले अगर देखा जाए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 30, प्रोटॉन कितने थे 30। रगड़ने के पश्चात यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 25, यहाँ पर कितने हैं 5, टोटल 30, यहाँ पर 10 प्रोटॉन, यहाँ पर 20 प्रोटॉन, टोटल 30। तो देख रहे हैं रगड़ने के उपरांत भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी आवेशों का केवल क्या हो गया स्थानांतरण, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हो गया और आवेशों की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को ही हम लोग कहते हैं आवेश संरक्षण के यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आ गया, ठीक। आइए दूसरी बात समझते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश के गुण में नंबर 2 आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, देखो आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। आवेशों का क्वांटीकरण ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई दूसरी वस्तु है और उसके बाद यहाँ से हमें कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर स्थानांतरित करना है, यानी इलेक्ट्रॉन ना कह के हम ये कह दें कि कुछ आवेश हमें यहाँ पर स्थानांतरित करना है। इस वस्तु से इस वस्तु को कुछ आवेश देना है, तो आवेश हम कैसे देंगे, तो किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है उसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी किसी वस्तु पर जो मिनिमम चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी इससे कम चार्ज किसी वस्तु पर नहीं हो सकता। और अब अगर हमें किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आवेश देना है तो आवेश हम इसी के पूर्ण गुणज के रूप में देंगे, अर्थात यानी यहां से हम चार्ज यहाँ पर इसको कितना दे सकते हैं, या तो ई, देखिए या तो ई दे सकते हैं या प्लस ई, ठीक है, ऐसा कह दीजिए। या तो हम इसको कितना दे सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। बात समझ में आया। तो ये आवेशों को, ठीक है, आवेश को हम ऐसे ही दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4, इतने आवेश के बराबर हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। या अच्छा अगर इससे जा रहा है तो इस पर उतने की कमी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो चार्ज दे रहे हैं उसको प्रदर्शित करते हैं Q बराबर ±NE, इसे प्रदर्शित करते हैं Q बराबर ±NE। आवेशों का क्वांटीकरण है क्या, बस यही आवेशों का क्वांटीकरण कि जब हम किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जब आवेश देते हैं तो वो आवेश इस इलेक्ट्रॉन यानी इस मिनिमम चार्ज का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है, अर्थात इससे कम आवेश हम किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु को नहीं दे सकते। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। तो ये क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण का जो फार्मूला है Q बराबर ±NE, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमेशा काम देता रहेगा।
आइए और समझते हैं ये प्लस माइनस यानी का मतलब क्या होगा। देखो यहाँ पर दो बार Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जब Q बराबर प्लस एन ई होगा इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इस पर प्लस बचेगा, तो ये Q बराबर प्लस एन ई इसके लिए है, अर्थात जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके लिए प्लस एन ई, और जिस यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा माइनस एन ई, ठीक है। यानी जो वस्तु आवेश को लेगी उसके लिए Q बराबर माइनस एन ई, और जहां से आवेश जाएगा उसके लिए प्लस एन ई, ठीक है, ये हो गया। आइए आवेशों का अगला गुण पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, ये है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश का संरचना हमने बता दिया कि जब एक आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेशों का क्वांटीकरण हम लोगों ने देख लिया, इसको नोट कर लीजिए, Q बराबर प्लस माइनस, यानी किसके लिए प्लस होता है और किसके लिए माइनस होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले गुण की बात करते हैं, पॉइंट नंबर तीसरा। अच्छा, अगर हमारे पास दो चार्ज है प्लस प्लस, ठीक है, प्लस और प्लस, तो दो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बताए गए, अगर नहीं बताया सॉरी जान लीजिए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या होता है दूसरा, ऋण आवेश। पहला धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। जब हमारे पास दो धनावेश अगर एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण का। कैसा होगा, प्रतिकर्षण का। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो इनके बीच बल कैसा होगा, आकर्षण का। कैसा बल होगा, आकर्षण का, ठीक है। अगर मान लीजिए दो नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पर इस पर भी नेगेटिव और इस पर भी नेगेटिव, तो इनके बीच भी बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण का। आप इसको ऐसे याद रखिए कि जब दो चार्जों का, नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, जब दो आवेशों का गुणनफल, ठीक है, जब दो आवेशों का गुणनफल धनात्मक प्राप्त हो तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण। और याद कर लीजिए दूसरा पॉइंट, नोट पॉइंट 2 में इसी का जस्ट अपोजिट, तो नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2, कि जब दो आवेशों का गुणनफल क्या हो जाए, ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का। कैसे, देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा, तो उनके बीच प्रतिकर्षण। और निगेटिव निगेटिव यानी माइनस माइनस का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा पॉजिटिव यानी धनात्मक, तो उनके बीच बल में क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन जब प्लस माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो उनके बीच कौन सा क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव। और अगर ऋणात्मक प्राप्त होगा तो उनके बीच बल कौन सा लगेगा, बताइए, आकर्षण का, ठीक है। तो अगले पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर कोई वस्तु आवेशित हो रहा है, अगर कोई वस्तु आवेशित हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि, ठीक है, ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, कि अगर ये कोई वस्तु है, ये कैसा है, उदासीन, ये कैसा है, उदासीन, और ये एक वस्तु है, ठीक है, ये भी कोई वस्तु है, इसको मान लीजिए कैसा है, उदासीन। तो अगर इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए कैसा हो जाता है, आवेशित, रगड़ने के पश्चात ये कैसा हो जाता है, आवेशित, तो ऐसा नहीं है कि आवेशित नहीं होगा, ये भी आवेशित हो जाएगा। और अगर रगड़ने पर ये आवेशित नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी आवेशित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आवेश को, ये जो हमारे पास उदासीन है पदार्थ हैं, अगर इनको हम रगड़ेंगे तो रगड़ने पर अगर एक वस्तु आवेशित हो रहा है तो दूसरी भी वस्तु आवेशित होगी। ये 100% सही है,
ठीक है, यानी आपको याद रखना है कि 100% कि अगर रगड़ने पर एक वस्तु आवेशित हो रही है तो दूसरी भी आवेशित होगी, अगर एक वस्तु आवेशित नहीं हो रही है तो दूसरी भी वस्तु आवेशित नहीं होगी। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। चलिए अब पॉइंट नंबर 5 की क्या बात करें तो लगभग तो हो ही गया है। ठीक है, एक बात और समझ लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए तो आवेश के यही सब गुण थे, इनको आप याद कर लीजिए, बहुत इजी थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा यही था आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेश का क्वांटीकरण, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं, जो हमारे पास आवेश था, आवेश को किससे प्रदर्शित करते थे? क्यू से, कहीं कहीं कैपिटल क्यू या कहीं कहीं स्मॉल क्यू। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम, ये साइज सिस्टम में। ठीक है, और इसकी जो बीमा होती है ये क्या होता है? एटी। क्या होता है? एटी। अच्छा, ये कौन सी राशि है? सदिश की अदिश, ये राशि है अदिश, और ये मूल राशि है व्युत्पन्न, तो ये है व्युत्पन्न राशि। ये कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो इसको नोट कर लीजिए, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम। ठीक है, बीमा क्या होती है इसकी? एटी। ये राशि कौन सी है? अदिश, और ये मूल राशि व्युत्पन्न, तो आप जान लीजिए कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक, आइए अब आगे समझते हैं, मिटा दिया जाए इसको। ठीक, आगे हम लोग ये देखते हैं, तो अभी हम लोगों ने जान लिया आवेश क्या होता है। ठीक, पहले पॉइंट। दूसरा, आवेशों के गुण। क्या जान लिए? आवेशों के गुण। दो बात हम लोगों ने जान लिया, पहला आवेश क्या होता है, दूसरा आवेशों के गुण। इसका एक बार फिर हम जल्दी से 5 मिनट के अंदर रिवीजन कर दे रहे हैं। आवेश बताया गया, आवेश क्या होता है? आवेश द्रव्य का ही एक गुण होता है, जो किसी जब, यानी कि आवेश क्या है? आवेश जो है द्रव्य का ही एक गुण होता है, जो क्या करता है? वैद्युत, कह सकते हैं कि वैद्युत उत्पन्न करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि कह सकते हैं चलिए कंप्लीट करते हैं यहीं पर वीडियो।